वेलकम टू कॉमर्स जीनी। मेरा नाम है पीयूष जैन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। देखिए ऐसे 706 में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में बताया है। तो इससे पहले कि अपन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में क्या बोला है, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एज ए टीचर मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एक क्वेश्चन लेकर। आप भी गए होंगे अपने टीचर के पास। जब मैं स्टूडेंट था तब मैं भी गया था अपने टीचर के पास। ये क्वेश्चन होता है, सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए एग्जाम के लिए। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम उसकी अच्छे से तैयारी करके चले जाएं। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई टीचर बताता है, मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से बताया कि बेटा अच्छा चैप्टर नंबर 2 कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या ऐसे 706 देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट को, या कोई स्टूडेंट जब टीचर से पूछता है, उसको कोई सजेशन मिलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो क्या टीचर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस टॉपिक में लिखी हुई बात गलत है? नहीं। क्या टीचर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस टॉपिक में लिखी हुई बातें अधूरी लिखी हुई हैं? नहीं बेटा। टीचर केवल ये बोलना चाह रहा है कि ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि ये टॉपिक गलत लिखा है, अधूरा लिखा है, या इसमें कोई कमी है। हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं। बस एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एग्जैक्टली यही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं, सही बने हुए हैं, प्रॉपरली प्रेजेंटेड हैं, प्रॉपर बने हुए हैं, प्रिपेयर्ड हैं। अब उनमें कई छोटी 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 इंफॉर्मेशन होती है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है। एज एन ऑडिटर कभी उन इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमको दिख जाती है जो हमें लगता है कि कहीं किसी यूजर से छूट ना जाए, कोई यूजर इसको मिस ना कर दे, इस इंफॉर्मेशन को, इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो हम अपने यूजर को बताना चाहते हैं कि भाई ये पॉइंट में लिखी हुई इंफॉर्मेशन जरा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। यही एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है। अब टेक्निकल डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के साथ कि इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहे हैं। नाउ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के लिए ऐसे 706 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है ये पैराग्राफ। पैराग्राफ इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा मैटर है विच इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड। हाँ, ये मुद्दा प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है। ऐसा कोई मुद्दा जिसकी अकाउंट्स में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, प्रॉपरली प्रेजेंटेड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट इज सच इंपॉर्टेंस that it is fundamental to users understanding of the financial statement. ऑडिटर को ऐसा लग रहा है that this matter is fundamental to the users understanding of financial statement. यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए ये मैटर बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं बोल रहे ये मैटर गलत लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। है सर, ये गलत नहीं होता है। नहीं बेटा, अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत लिखी हुई है तो उसकी वजह से तो हमारी रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है। हम क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, एडवर्स रिपोर्ट देंगे। वो आएगा ओपिनियन पैराग्राफ में। अगर कोई गलती है तो वो गलती एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में नहीं आती है, वो गलती आती है ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। ठीक है ना, जिसकी वजह से ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाइड ओपिनियन देनी पड़ती है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ केवल किसी पॉइंट को, किसी मैटर को इंपॉर्टेंट बताने का तरीका है, एक सेपरेट पैराग्राफ है। और उसमें लिखता भी ऑडिटर ये लाइन कि ये इस मुद्दे पर हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ये लिखा हुआ है सर, ऐसा होता है? बताएं बेटा। स्पेसिफिकली ये बात डिस्कस करने की है कि कौन से मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में नहीं आ सकते। ऐसे मैटर जिनकी वजह से हमारी रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसा मैटर लिखा हुआ है जो कि प्रॉपरली प्रेजेंटेड नहीं है, प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं है, प्रॉपरली अकाउंट नहीं हुआ है, किसी अकाउंटिंग पॉलिसी की गड़बड़ है, तो अगर कोई गलती है जिसकी वजह से हम अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करने वाले हैं, हम क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाले हैं, तो वो मुद्दा ओपिनियन पैराग्राफ का पार्ट होता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ का पार्ट होता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का पार्ट नहीं होता है।
एक हमारी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑडिट मैटर्स होते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर में अपन बात करेंगे, यूट्यूब पे मैं बिल्कुल डालूंगा वो लेक्चर भी। की ऑडिट मैटर्स में अगर कोई मैटर इंक्लूड हो रहा है तो वो भी हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में नहीं लिखते। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या आता है? अ मैटर which is properly presented or disclosed in the financial statement, लेकिन ऑडिटर को लगता है that this matter is very significant, it is useful for a fundamental understanding of financial statement, तो वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं। अगर किसी मैटर के बेसिस पर ऑडिटर की रिपोर्ट क्वालिफाई हो रही है तो वो एम्फेसिस ऑफ मैटर में नहीं आएगा। हम गलती नहीं बताते इसमें, और ना कोई ऐसा मैटर जो की ऑडिट मैटर की कैटेगरी में चला जाएगा तो वो भी हमारे पास यहाँ एम्फेसिस ऑफ मैटर में नहीं आएगा। सर ऐसे कौन से मैटर होते हैं जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आते हैं? अब ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इन 3 पॉइंट्स पर बन सकता है। जैसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो लॉ में प्रिस्क्राइब किया है वो जरा अनएक्सेप्टेबल है, हमें वो सही नहीं लग रहा है, लेकिन अब लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है तो भाई बताना ही पड़ता है। तो अब अकाउंट्स बनाते वक्त कंपनी को, बिजनेस को ऐसा लग रहा है कि ये ट्रीटमेंट जो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है इसलिए ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। अब हमने नोट भी डाल दिया कि भाई ये ट्रीटमेंट हमने किया है बिकॉज ऑफ लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन हमको ये ट्रीटमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन लॉ में प्रिस्क्राइब है तो मजबूरी है, तो वो नोट उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख रखा है। अब ऐसा नोट अगर ऑडिटर को दिखेगा तो ऑडिटर ये बात अपनी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख देगा। है सर ऐसा होता है? अब देखो इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बड़ी मुश्किल से ये एग्जांपल ढूंढा है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट है 21-22 ईयर की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इन्होंने अपने अकाउंट्स बनाते वक्त एक पॉइंट में लिखा कि भाई एनसीएलटी जो लॉ ट्रिब्यूनल है उन्होंने हमारे पास एक केस के डिसीजन में ये बोला कि ये जो 36,000 करोड़ रुपीस हैं ये आप रिजर्व से निकालकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लीजिए। अब कोई मैटर रहा होगा तो उन्होंने ये बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपको इतना ढेर सारा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है उनमें से 36,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का ये प्रॉफिट तो हमारा पुराना प्रॉफिट है जो हमने रिजर्व से निकालकर पीएनएल में ट्रांसफर किया है। ये पॉइंट उन्होंने अकाउंट्स में कहीं लिख रखा है 100-200 पेज की रिपोर्ट में। अब ऑडिटर ने ये पॉइंट पढ़ा, उसको लगा कि ये बात समझना यूजर के लिए जरूरी है। हालांकि रिजर्व से निकालकर पीएनएल में प्रॉफिट ट्रांसफर करना एक प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं लग रही है, लेकिन लॉ ने बोला है, कोर्ट ने डिसाइड किया है तो फिर हमको मानना पड़ेगा, तो हमने मान भी लिया। तो ये आरआईएल की रिपोर्ट में ये पॉइंट उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखा था। क्या ऑडिटर ये बोल रहा है कि ये गलत ट्रीटमेंट है? नहीं जी, लॉ के हिसाब से प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट गलत नहीं है। क्या कोई गलत प्रेजेंटेशन है? बिल्कुल नहीं। तो हम केवल यूजर का ध्यान इस पर ले जाना चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई ट्रीटमेंट हुआ है, ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी समझ के लिए ये ट्रीटमेंट का आपको पढ़ना जरूरी है। तो लास्ट में ऑडिटर ने लिखा भी है, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे अकाउंट्स में गलती है, हम केवल ये बोल रहे हैं कि भाई अकाउंट्स में ये सिचुएशन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए अकाउंट समझने के लिए, फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे पास एक मैटर है, ठीक है ना। ऐसा ही दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हो, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिनकी नॉर्मली हम ऑडिट करते हैं, एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर कोई स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट्स बनाते वक्त बिजनेस ने कहीं ना कहीं नोट में लिखा होगा कि ये इस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं, तो हम वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख देंगे, ठीक है ना। तीसरा है, अगर ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट देने के बाद कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो अगर उसे पहले मिल जाती तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख देता। अब वो उसने बाद में मिली इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन बाद में मिली तो वो नई रिपोर्ट बनाता है, तो नई रिपोर्ट में ये बात अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख देता है। तो ये जब आप ऐसे 560 डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपका उसमें कवर हो जाएगा।
तो ये 3 सिचुएशन है जो मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखे होने चाहिए। उसके अलावा 706 में कुछ मैटर्स के बारे में बोला है, ये भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक, एनी अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है हमारे ऊपर, जो नॉर्मल कोर्ट केस नहीं है, ट्रेड नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में कोर्ट केस होते रहते हैं, वैसा नहीं है, उसकी अनसर्टेनिटी है, तो वो भी हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख देंगे, इफ दैट इज प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ये नहीं बोल रहे गलत हुआ है कुछ, हम बोल रहे हैं बस इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, नो, जो टीचर स्टूडेंट को बोलता है, बस ये वो बात है। या फिर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, यानी ईयर एंड होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने तक अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट है, सब्सिक्वेंट इवेंट है, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड होगा। हम भी अपनी तरफ से ध्यान वहां ले जाना चाहते हैं यूजर का, तो हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख देंगे। ये ध्यान रखिए, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अकाउंट्स की गलतियां निकालने के लिए नहीं लिखा जाता है। अकाउंट्स में जो सब सही है उनमें से केवल ये बताने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, बस उसके लिए ये पैराग्राफ बनता है। एक है अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमने कहा अच्छा, अर्ली एप्लीकेशन मतलब, देखिए जैसे होता है ना, अभी इंड एएस आए, वो सभी कंपनीज पर अप्लाई नहीं हो रहे। जिन कंपनीज के लिए इंड एएस कंपलसरी नहीं है, वो कंपनी अपने अकाउंट्स इंड एएस के हिसाब से बनाना चाहे तो अलाउड है क्या? हमने कहा हाँ जी अलाउड है, आगे पीछे आप पर इंड एएस अप्लाई होंगे, लेकिन अभी आप पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात बता दीजिएगा कि हमने इंड एएस के हिसाब से अकाउंट्स बनाए। उन्होंने बता भी दी। एज एन ऑडिटर अब हम क्या करेंगे, हम हमारी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख देंगे कि देखो जी इन्होंने इंड एएस के हिसाब से अकाउंट्स बनाए। हम ये नहीं बोल रहे कि गलत किया इन्होंने, बस हम आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहते हैं कि भाई इन्होंने इंड एएस के हिसाब से अकाउंट्स बनाए। ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है। ऐसे ही अगर कोई मेजर कैटास्ट्रोफी हुई है, कोई अर्थक्वेक आ गया है, बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा है, और वो इफेक्ट एंटिटी ने, बिजनेस ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली सही से लिख दिया है। अब उस सारे इतने सारे डिस्क्लोजर्स के बीच में कहीं वो स्टेटमेंट मिस ना हो जाए, इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि भाई ये नोट पढ़ लीजिएगा आप। तो जैसे लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं कि भाई हम आपका अटेंशन चाहते हैं नोट नंबर 32A पर, ये रिलायंस के ऑडिटर ने लिखा था, है? तो हम बता देते हैं कि भाई ये नोट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं रिपोर्ट, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे यहां पर है, ये रिलायंस का ये एक एग्जाम्पल है, एक पुरानी रिपोर्ट है 1920 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, उसमें भी कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट है कि एनसीएलटी का एक डिसीजन आया, इस वजह से उन्होंने कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया विच इज नॉट नॉर्मल, तो इन्होंने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख दिया कि भाई ये ट्रीटमेंट जरा आप देख लीजिएगा। ऐसे ही एक पुरानी रिपोर्ट थी जेएसडब्ल्यू एनर्जी की 1718 की, इसमें भी कुछ इसी तरह के ट्रीटमेंट बताए हुए हैं। 2 पॉइंट हैं कि भाई ये हमने इस वजह से कुछ चीजें हैं जो आपको हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं, अकाउंट्स में सही लिखी हुई है। तो ये हमारे पास होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है 706 की एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को लेकर। पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसका हम पहले टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन कर लें, उनको ये बात कम्युनिकेट कर दें हम क्या लिखना चाहते हैं और हमारे वर्डिंग्स क्या होंगे, ये भी उनसे डिस्कस कर लें। उनकी परमिशन नहीं चाहिए हमें, हमें कम्युनिकेट करना है, डिस्कस करना है। उनकी कोई ओपिनियन हो तो सुननी है, मानना जरूरी नहीं है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे, और अगर हमें ठीक लगता है उनका सजेशन तो मानेंगे, नहीं ठीक लगता है नहीं मानेंगे, हम हमारे हिसाब से रिपोर्ट देंगे। तो ये डिस्कशन इज नेसेसरी। अगर कहीं क्वेश्चन में ये पूछ लें क्या टीसीडब्ल्यूजी की परमिशन जरूरी है, नहीं जी, परमिशन जरूरी नहीं है, केवल डिस्कशन। अब इसका प्लेसमेंट कहां होगा, ये पैराग्राफ लिखेंगे किस जगह? तो देखो, ऑडिट रिपोर्ट जो शुरू होती है, सबसे पहला पैराग्राफ होता है ओपिनियन पैराग्राफ, उसके बाद आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, इसके बाद तीसरे नंबर पर ये एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ लिखा जाता है। तो ये कहां लिखते हैं? आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ एंड बिफोर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ये मैंने रिलायंस का वही एग्जाम्पल लिया है, पहला पैराग्राफ था ओपिनियन पैराग्राफ, दूसरा बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, और उसके बाद
ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन्होंने लिखा है उस पर्टिकुलर ईयर में 21-22 की इनकी फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट में। तो ये प्लेसमेंट के बारे में है। और लास्ट, इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि इस पैराग्राफ का हम लिमिटेड यूज सजेस्ट करते हैं। अब देखिए, आप अगर ऑडिट रिपोर्ट्स ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको रेयरली कहीं पर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ मिलेगा। ऐसा क्यों होता? क्या है, अगर ये कॉमन प्रैक्टिस हो जाए, अब जैसे मान लीजिए टीचर, ये कॉमन प्रैक्टिस हो जाए कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देगा, 10 में से 4 टॉपिक बता देगा, तो बच्चे नॉर्मली क्या करेंगे? बच्चे वही 4 टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी 6 नहीं पढ़ेंगे, कम तैयारी करेंगे उन 6 की। लेकिन क्या पढ़ाई के लिए ये ठीक है? सर, स्टूडेंट लाइफ में तो लगता है ठीक ही है, 10 चैप्टर कौन पढ़ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जहां आपको नॉलेज चाहिए, वहां पर आपको 10 के 10 चैप्टर पढ़ने चाहिए। हमारे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन यूजर पढ़े। अगर ऑडिटर ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ रेगुलर रिपोर्ट में लिखने लगेगा, तो नॉर्मली आदत ये हो जाएगी यूजर की कि जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखा है बस उतना पढ़ लो, बाकी के पॉइंट्स छोड़ दो। तो ये कुछ गलत ट्रेंड बन जाएंगे। इसलिए हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किसी रेयर सिचुएशन में ही लिखा जाए। नॉर्मली आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में नहीं मिलता है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में फिर से आपको बता दूं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अकाउंट्स में किसी इंफॉर्मेशन के गलत होने की सूचना नहीं है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ केवल अकाउंट्स में किसी पॉइंट के, किसी मैटर के, किसी इंफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट होने की सूचना है। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के इस पैराग्राफ में बता रहे हैं ऐसे मैटर के बारे में, ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जो प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, अकाउंट्स में उसमें कोई गलती नहीं है, बस वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ऑडिट रिपोर्ट में उस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया है। आई होप आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ समझ में आया होगा 706। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।